लेट्स लर्न एंड ग्रो क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आप डिस्कस करेंगे 6 स्टैंडर्ड की हिस्ट्री का लेसन नंबर 2, आखिर खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादक तक। मतलब कि किस प्रकार से जो हमारे आदि मानव थे वो संग्रह करते थे किसी भी चीजों का, मांस का, किसी भी एनिमल्स का, तो कैसे वो आखिर तक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन करने लगे, किस प्रकार से वो किसान बने, किस प्रकार से वो पशुपालन बने। ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। किस प्रकार से वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाया करते थे, क्यों जाया करते थे, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अंत तक वीडियो जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि हिस्ट्री जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक तुषार है जो कि क्या कर रहा है, रेल की यात्रा कर रहा है। रेल की यात्रा के दौरान उसको जो खिड़की वाली सीट जो है वो मिल चुकी है। तो जब ट्रेन चल चुकी है तो वो बाहर जो है नजारा देखने में मग्न हो चुका है। बहुत सारी चीजें जो हैं वो पीछे छूटती हुई जा रही है। जैसे कि आप भी ट्रेन में बैठते होंगे तो आप भी देखते होंगे कि ट्रेन आगे आगे जा रही है, बहुत सारी चीजें जो है वो पीछे छूटती हुई जा रही है। जैसे कि खेत खलिहान, पेड़ पौधे, घर, ये सब पीछे छूटते हुए जा रहे हैं। तो उसके चाचा ने कंधे पे हाथ रखकर कहा कि तुम्हें पता है 150 साल पहले रेल से यात्रा करना शुरू की थी लोगों ने। कितने साल पहले? 150 साल पहले लोगों ने रेल से यात्रा करना शुरू की थी। बस तो अभी कुछ दशक पहले ही आई है। ठीक है। जो तुषार है वो सोचने लगा कि अगर रेल जो है 150 साल पहले आई थी तो उससे पहले के जो लोग हैं वो किस प्रकार से यात्राएं करते होंगे। क्या वो लोग एक ही जगह पे रहते होंगे या फिर पूरी जिंदगी एक ही जगह पे बिताते होंगे। ये सारे क्वेश्चंस उसके मन में आने लगे। बट हम भी जानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, है ना। जो भी आदि मानव थे वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाया ही करते थे। चलिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे, आखिर क्या रीजन होगा घूमने का। तो जैसे कि लोगों के बारे में हम जानते हैं कि जो उप महाद्वीप है हमारा, ये जो हमारा उप महाद्वीप है इसमें हम जो भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, उप महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। ठीक है, ये लोग कितने साल पहले? 20 लाख साल पहले रहा करते थे, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? आखिर तक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। और इस उनको क्यों कहा गया भोजन संग्रह, क्यों कहा गया? कि वो क्या करते थे, भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उनका नाम क्या रखा गया? आखिर तक खाद्य संग्राहक रखा गया, क्योंकि वो भोजन का इंतजाम इस प्रकार से ही करते थे। ठीक है। आमतौर पे वो खाने के लिए किसका इंतजाम करते थे? जंगली जानवरों का शिकार करते थे, वो मछलियां खाते थे, चिड़िया पकड़ते थे खाने के लिए, फल मूल दाने पौधे पत्तियां अंडे इकट्ठा किया करते थे। ये सारी चीजें वो खाया करते थे। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो उनके जो समुदाय के लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे, और उनके बहुत सारे कारण भी है। जैसे कि पहला कारण ये है कि वे जो लोग हैं वो ज्यादा दिन तक एक ही जगह पर रहते थे, जिसके वजह से वो आसपास के सारे पौधे फल जानवर को खाकर समाप्त कर देते थे। तो समाप्त होने के बाद वो भोजन की तलाश में एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाया करते थे। ठीक है। दूसरा कारण ये है कि जानवर क्या करते हैं, अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते हैं। तो जानवरों के पीछे पीछे भी उनको जाना पड़ता था। ठीक है, क्योंकि उनको क्या करना है, जानवरों का शिकार करना है। तो जानवरों का शिकार करने के लिए उनको जानवरों के पीछे पीछे जाना पड़ता था, इसलिए भी वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाया करते थे। ठीक है। थर्ड जो रीजन है, तीसरा यह कारण है कि जो भी पेड़ होते हैं या जो भी पौधे होते हैं उसमें जो फल और फूल होते हैं ना, वो अलग अलग मौसम में आते हैं। ठीक है। सबका अपना फल और फूल उगने का अलग अलग मौसम होता है, जैसे कि आप लोग भी जानते हैं। तो इसलिए जो लोग होते थे ना वो क्या करते थे, मौसम के अनुसार भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाया करते थे। चौथा रीजन ये है कि पानी के बिना जो है ना प्राणी रह सकते हैं और ना ही पेड़ पौधा का जीवन रहना संभव है ना। तो जो पानी है, झीलों में जो पानी है, झरनों में जो पानी है, नदियों में जो पानी है, तो वो क्या करते हैं, ये सब जो है कभी नहीं सूखता है। तो इसीलिए वो नदियों के झीलों के आसपास में ही रहना पसंद करते हैं। तो कोई कोई नदियां और झील ऐसी होती हैं जिनमें पानी जो है बारिश के
बाद ही मिल पाता है। तो वो नदियां क्या होती हैं, गर्मियों के मौसम में सूख जाती हैं, तो उनको पानी की तलाश में भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाना पड़ता था। आपको समझ में आ गया होगा कि ये 4 रीजन क्या है और किस रीजन की वजह से उनको जाना पड़ता है। ठीक है। आरंभिक मानव के बारे में अब सब जानकारी जो हमें मिली है वो कैसे मिली है। ठीक है। तो जो भी पुरातत्वविदों वाले हैं उनको कुछ ऐसी चीजें मिली हैं, कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं, कुछ ऐसे वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग किसने किया है, आर्किटेक्ट खास संग्राहक लोगों ने किया है। ठीक है। और ये संभवतः लोगों ने अपने इस्तेमाल के लिए ही उसको बनाया होगा। जैसे कि अपने काम के लिए उन्होंने पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हैं। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं, जिसके वजह से हमें पता चलता है कि ये लकड़ियों और जानवरों के हड्डियों का क्या करते होंगे, औजार वगैरह बनाते होंगे। ठीक है। इनमें से कुछ औजारों का जो उपयोग है वो फल फूल काटने के लिए होता था, हड्डियां और मांस काटने के लिए होता था, पेड़ों की छाल काटने के लिए होता था, जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। ठीक है। और कुछ के साथ क्या करते थे, हड्डियां और लकड़ियों के मुट्ठे लगकर भाले और बाण जैसा हथियार वो बनाते थे। जैसे कि आपने भी देखा होगा, हैमर होता है ना, जैसे कि ये हैमर है लोहे का, तो पहले के टाइम पे पत्थर का होता था, तो इसमें वो क्या करते थे, एक लकड़ी अटैच करते थे, या तो वो लकड़ी की होती थी या तो फिर हड्डी की होती थी, अटैच करके वो अपना हथियार बनाने लगे। ठीक है। और कुछ औजारों से लकड़ियां भी काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग जो है ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां बनाने में किया जाता था और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये जो पत्थर का बना हुआ औजार है, इसका इस्तेमाल जमीन खोद कर जो भी रूट से अंदर वो निकालने के लिए किया जाता है। और ये वाला जो पत्थर है वो किसी भी मांस से बने हुए वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। रहने की जगह निर्धारित करना, तो वो रहने की जगह कैसे निर्धारित करते थे। ठीक है। तो जो भी हमारा मानचित्र दिया है उसमें लाल कलर का त्रिकोण दिया है, वहां पे वो जितने भी स्थान है वो पूरा स्थल है। ठीक है। पूरा स्थल का मतलब होता है ऐसा स्थल, ऐसा प्लेस जहां पर पुरानी पुरानी चीजें मिली हुई हैं। ठीक है। तो ऐसे स्थान वे पूरा स्थल है जहां पर आखिर तक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। जैसे कि आप इस मैप में त्रिकोण देखोगे कहाँ कहाँ पर है, देखो लाल कलर का त्रिकोण मतलब भीमबेटका, हुसगी, कुरनूल गुफाएं, ये जो ट्रायंगल है यहाँ पर क्या मिला है, जो आखिर तक संग्राहक वाले लोग हैं उनके रहने का प्रमाण मिला है। इसके अलावा भी कई स्थानों पर आखिर तक खाद्य संग्राहक रहते थे। ठीक है। मानचित्र में तो सिर्फ कुछ गिने चुने ही स्थान को क्या किया गया है, चिन्हित किया गया है। और बहुत सारे जो पुरा स्थल है वो नदियों और झीलों के किनारे ही पाए गए हैं। जैसे कि आपको इसके पीछे का रीजन भी पता होगा कि क्यों वो लोग नदियों और झीलों के किनारे रहते थे, क्योंकि उनको पानी की आवश्यकता होती थी। तो नदियों के किनारे उनको इजीली पानी मिल जाता था और उन्हें खेती करना स्टार्ट किया, तो खेती के लिए भी उनको पानी की जरूरत थी, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, नदियों के किनारे ही रहना स्टार्ट किया। तो पत्थर के जो उपकरण हैं वो बहुत महत्वपूर्ण थे उनके लिए, इसलिए लोग जो है ना ऐसी जगह पर रहना पसंद करते थे और वो ऐसी जगह ढूंढते थे जहां पर अच्छे से अच्छे पत्थर मिल सकते हो। ठीक है। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, जैसे कि भीमबेटका का नाम हमने पहले ही पढ़ लिया। ये ऐसा प्लेस है जहां पर खाद्य संग्राहक वाले लोग रहते थे, जो कि वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारी गुफाएं हैं, कंदराएं भी मिली हुई हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे ताकि वो बारिश से बच सके, धूप से बच सके, हवाओं से उनको राहत मिलती है इसीलिए बच सके। और ये जो गुफा है वो नर्मदा घाटी के पास में है। कहाँ पर है, नर्मदा घाटी के पास में। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दिया गया है कि कैसे पता चलता है कि वो क्या करते हैं, एनिमल का शिकार करते हैं। तो ये जो है एक गुफा का चित्र है जहां पर वो फ्री टाइम पे क्या करते थे, ड्राइंग बनाते थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक जानवर है और एक ये इंसान है। जानवर, इंसान क्या कर रहा है, जानवर को पकड़ रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि वो जानवरों को मार के पकड़ कर खाते थे। ठीक है। तो जिन गुफाओं में लोग रहते थे इनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं।
ठीक है, ऐसे बहुत सारे गुफाएं हैं जिनमें चित्र मिले हैं, और इनमें कुछ सुंदर उदाहरण जो है मध्य प्रदेश में है, और दक्षिण उत्तर प्रदेश की जो गुफाएं हैं उनसे भी मिली हुई है। जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से क्या किया गया है, सजीव चित्रण किया गया है। सजीव चित्रण मतलब देखो कैसा दिख रहा है आपको, भागता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ये भीमबेटका का पत्थर आप देख सकते हैं, और वो ऐसे एरियाज में ही रहना पसंद करते थे जहां पर अच्छे अच्छे पत्थर मिलते हैं। चलिए आगे देखते हैं, पुरा स्थल का मतलब क्या होता है। तो पुरा स्थल मतलब कि ऐसा स्थान को कहते हैं जहां पर क्या मिलते हैं, औजार, बर्तन, इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। और ये सारे वस्तुओं का निर्माण उन्होंने क्यों किया होगा, लोगों ने अपने काम के लिए ही इसका निर्माण किया होगा, और बाद में वो क्या किए, उन्हें वहीं पर छोड़कर चले गए। ये जितनी भी चीजें हैं वो हमें जमीन के ऊपर भी मिलती है, जमीन के अंदर भी मिलती है, कभी कभी समुद्र और नदी के किनारों पर भी, तल पे भी ये सारी चीजें पाई गई हैं। हम नेक्स्ट चैप्टर में पुरा स्थल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट आग की खोज। तो मानचित्र 2 जो है उसमें आपको कुरनूल गुफा ढूंढना है। यहाँ पर क्या मिला है, जो कुरनूल गुफाएं हैं इसमें क्या मिली है, उस एरिया में, उस गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। तो राख के अवशेष मिलने की वजह से हमें ये मतलब पता चलता है कि आरंभिक जो लोग हैं वो आग जलाना जो है सीख गए थे, तभी तो आग के राख के अवशेष मिले हैं, है ना। अब आग का इस्तेमाल हो सकता है उन्होंने अलग अलग कार्यों के लिए किया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, अंधेरा है तो उजाला के लिए किया होगा, ठीक है, कच्चे मांस को भूज के खाने के लिए किया होगा, और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए आग का इस्तेमाल किया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, नाम और तिथियां। नाम और तिथियां जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिस्ट्री जो है उसको 3 तिथियों में बांटा गया है। ठीक है, एक है आपका पूरा पाषाण काल, एक है मध्य पाषाण काल, और एक है आपका नव पाषाण काल। ठीक है, तो अभी हम जो भी पढ़ रहे हैं वो पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ रहे हैं, और जो पूरा पाषाण काल है उसको 3 भागों में बांटा गया है। एक है आरंभिक पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल, और तीसरा है उत्तर पूरा पाषाण काल। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो जिस काल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उसके बड़े बड़े नाम रखे हैं। ठीक है, तो आरंभिक काल, जैसे कि हम आरंभिक काल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल कहते हैं। और ये जो पूरा पाषाण काल है वो 2 शब्द से मिलकर बना है। पूरा मतलब कि प्राचीन, मतलब बहुत पुराना, और पाषाण का मतलब होता है पत्थर, मतलब बहुत पुराने पत्थरों का इस युग में इस्तेमाल किया गया है, इसलिए उसको पूरा पाषाण काल कहा जाता है। ठीक है, ये जो नाम जो है पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजार के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल जो है वो 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। ठीक है, इस काल को जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया 3 भागों में बांटा गया है, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पूरा पाषाण काल। मानव जो है इतिहास की लगभग 99% जो कहानी है इसी काल के दौरान घटी हुई। जितना भी हमने पढ़ा कि आग की खोज किया, राख की खोज किया, वो आदि मानव से किसान बन गए, पशुपालक बन गए, ये सारी घटनाएं इसी काल में घटी हुई है। ठीक है, तो जिस काल में हमें पर्यावरण में बदलाव नजर आते हैं, लोग अलग अलग फसल उगाना शुरू कर देते हैं, इस काल को हम बोलते हैं मेसोलिथ, यानी कि मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल बोलते हैं इसे। और इसका समय जो है वो 12,000 साल से लेकर 10,000 साल पहले तक का माना गया है। और इस काल में पाषाण, ठीक है, अब नेक्स्ट जो है आपका थर्ड जो है वो है माइक्रोलिथ, यानी कि लघु पाषाण काल। तो इसमें क्या है, जो पत्थर है उनके जो औजार हैं वो बहुत छोटे छोटे होते थे, इसलिए इस युग को लघु पाषाण काल कहा गया है। और इसमें क्या हुआ है कि औजारों में क्या किया उन्होंने, हड्डी और लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसियां, आरी जैसे औजार मिलते हैं, जैसे कि आपने हैमर देखा होगा उसमें लकड़ी लगाई हुआ है। थोड़ा बहुत इन्वेंशन जो है इस युग में मिलते हैं। साथ ही साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे हैं।
अगले युग की शुरुआत जो है लगभग 10,000 साल पहले से होती है, जिसे कि नवपाषाण काल कहा जाता है। ठीक है, नवपाषाण काल का क्या मतलब होगा आप लोग बताएंगे। तो नवपाषाण काल में क्या हुआ है कि बहुत सारे बदलाव देखने को मिले हैं। ठीक है, नए नए पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है, जैसे कि मार्बल हो गया, रेड पत्थर हो गए। ठीक है, ये है नवपाषाण काल। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो उसको अच्छे से पढ़िएगा कौन सा काल जो है कौन से साल से शुरू होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, बदलती जलवायु। ठीक है, तो जो जलवायु है वो क्या होने लगी है, जलवायु में बहुत सारे बदलाव आने लगे हैं। और लगभग 12,000 साल पहले जो दुनिया की हमारी जलवायु है वो बदलने लगी थी, और जो गर्मी है वो धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। तो इसका परिणाम क्या हुआ था, गर्मी ज्यादा बढ़ने की वजह से कई क्षेत्रों में क्या हुआ, घास उगने लगे थे। क्योंकि आपको पता ही है कि जितनी ज्यादा गर्मी होगी फसल जो है उतनी ज्यादा उगती है ना। तो इससे क्या हुआ, जो भी हिरण है, जो भी मतलब घास फूस खाने वाले जो जानवर हैं, वो उनकी संख्या जो है बढ़ने लगी। जैसे कि हिरण हो गया, बारहसिंगा हो गया, भेड़ बकरी गाय, तो इनकी जो संख्या है वो बढ़ने लगी, क्योंकि ये सारे जानवर जो है वो घास खाकर ही जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे ना, वो लोग भी क्या करने लगे, इनके पीछे पीछे जाने लगे। क्योंकि जो शिकारी थे वो क्या करते थे, जानवरों को खाते थे। तो जहां जानवर जाएगा वहां पर शिकारी भी जाएगा। तो इसलिए क्या करते थे शिकारी, उनके पीछे पीछे जाते थे और उनके खान पान की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी क्या करते थे, हासिल करते थे। ठीक है, कि ये क्या क्या खाते हैं और इनका प्रजनन करने का समय क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग हैं इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरतों के अनुसार उसे पालते होंगे, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि वो उनको पालने के बारे में सोच रहे होंगे कि भाई ये घास फूस ही खाता है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, घर में रख सकते हैं। ठीक है, और इसी काल में क्या हुआ था, मछली का भोजन महत्वपूर्ण स्रोत माना गया था, क्योंकि मछली जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट स्रोत हो चुकी थी उस टाइम पे। ठीक है, खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई। तो इसी टाइम पे क्या हुआ, बहुत सारे जो उपमहाद्वीप है उनके अलग अलग इलाकों में बहुत सारी चीजें मिली, जैसे कि गेहूं, जौ, धान, ये सारे जो अनाज हैं वो प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। ठीक है, और शायद हो सकता है कि जितने भी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चों ने इन अनाजों को क्या किया होगा, भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। कि इतने सारे उसमें क्या लगे हुए हैं, बीज है, इतने सारे उसमें अनाज है, चलो क्यों ना उसको बटोरा जाए और खाना स्टार्ट किया जाए। ठीक है, तो साथ ही साथ वो क्या करने लगे, ये भी सीखने लगे कि ये अनाज कहाँ उगते थे, क्योंकि उनको पहले नॉलेज भी नहीं था कि अनाज कहाँ उगते हैं। ठीक है, और कब पककर तैयार होते हैं ये भी उनको नॉलेज नहीं था। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, नॉलेज को इकट्ठा करना स्टार्ट किया। तो ऐसा करते करते क्या हुआ, लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया कि ये कैसे एक से दो होते हैं, और कब ये बड़े होते हैं, कब ये कच्चा होता है, कब ये कौन से महीने में पकता है। ये सारी जानकारियां उन्होंने इकट्ठा करना स्टार्ट किया। इस प्रकार से जो शिकारी है वो धीरे धीरे क्या बन गए, कृषक बन गए, मतलब कि एक किसान बन गए। ठीक है, इसके अलावा लोगों ने क्या किया, अपने घर के आसपास चारा, जो खाने वाले जानवर है, ठीक है, चारा रखकर, मतलब वो क्या करते थे, अपने घर है तो उसके आसपास चारा रखते थे, ताकि जो लोग हैं, जो जानवर हैं, उस चारा से क्या हो, आकर्षित हो। ठीक है, और फिर वो क्या कर सकते हैं, उनको आकर्षित करके उनको पालतू बनाया होगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आसपास पहले उनको लालच दिया होगा घास का, चारा का, फिर जब वो आए होंगे तो फिर उनको पालतू बना लिया गया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था वो क्या था, कुत्ता था। ठीक है, कुत्ते का ही जंगली पूर्वज था जिसको क्या बनाया गया था, पालतू बनाया गया था। और कुत्ते के बाद किसको पालतू बनाया गया, भेड़ और बकरियों को पालतू बनाया गया था। ठीक है,
धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने सबसे पहले कुत्ता पाला, क्योंकि कुत्ता जो है किसी भी जानवर को देखकर भौंकना शुरू कर देता है। धीरे धीरे लोगों ने क्या किया, भेड़ बकरी को पालना शुरू किया, गाय को पालना शुरू किया, सुअर जैसे जानवरों को भी उन्होंने क्या किया, अपने घर के नजदीक आने के लिए उन्होंने उत्साहित किया। उनको उन्होंने उसके अकॉर्डिंग खाना प्रोवाइड करना स्टार्ट किया, जिसके वजह से जो जानवर है वो आकर्षित होकर उनके घर के आसपास आने लगे। अगर आपके घर कोई गाय है, अगर आप गाय को 2 से 3 दिन खाना दे दोगे ना, वो गाय डेली आपके द्वार पे आएगी ही खाना खाने के लिए। ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं। तो ऐसे जो जानवर हैं वो झुंड में ही रहते थे और ज्यादातर क्या करते थे, वो लोग घास ही खाते थे। ठीक है, अक्सर जो लोग हैं अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे, और इस तरह धीरे धीरे वो क्या बन गए, पशुपालक भी बन गए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो शिकारी है वो किस प्रकार से किसान बना, और जो शिकारी है वो किस प्रकार से पशुपालक बना, किस प्रकार से वो जानवरों को पालने लगा। सबसे पहले क्या किया उसने, जानवरों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया कि भाई ये खाते कब है, इनका प्रजनन का समय क्या होता है। इसके बाद इन्होंने आकर्षण करना, अपने घर के आसपास चारा रखना स्टार्ट किया, ताकि जो भी गाय भैंस बकरी है वो उस चारा को देखकर आकर्षित हो और उनके घर के आसपास मंडराना शुरू कर दे। ठीक है, इसके बाद उन्होंने उसको पकड़कर क्या बना दिया होगा, डोमेस्टिक एनिमल उसको बना दिया गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, घरेलूकरण की प्रक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 प्रकार के दांत दिए हैं, एक छोटा एक बड़ा। मतलब छोटा जो है वो ऐसे जानवर का दांत है जो कि घर में रहते हैं, जो कि पालतू पशु हैं। जो बड़ा वाला दांत है उसको देख सकते हैं आप कितना नुकीला है, इसका मतलब ये है कि ये एक जंगली जानवर का दांत है। ठीक है, तो घरेलूकरण की प्रक्रिया चलिए देखते हैं। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल की जो प्रक्रिया थी ना, उसको ही क्या कहा गया, घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया। क्योंकि जो लोग थे वो पौधा उगाते थे और जानवरों को पालते थे। मोस्टली जो घर काम था उनका घर के अंदर ही था। ठीक है, तो जो भी अपनाए गए पौधे थे या फिर जो जानवर थे ना, अक्सर क्या करते थे, जंगली पौधे और जंगली जानवरों के तुलना में काफी भिन्न थे। जिसको पाला गया वो जंगली जानवरों की तुलना में काफी अलग थे। ठीक है, इसकी वजह यह भी हो सकती है कि इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए जो पौधे होंगे या फिर जो जानवरों का लोगों ने चयन किया होगा कि भाई ये जो जानवर है थोड़ा सा शांत लग रहा है, सुशील लग रहा है, तो इसको पाला जाए, क्योंकि ये अटैक नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, लोगों ने एक जगह पे देखा होगा कुत्ता, एक जगह पे देखा होगा टाइगर। अब इंसान किसको लेना पसंद करेगा, टाइगर को या कुत्ते को? ऑफकोर्स कुत्ते को ना। तो इस प्रकार से भी हो सकता है कि उन्होंने जानवरों को देखकर क्या किया है, सिलेक्शन किया है। ठीक है, उदाहरण की अगर हम बात करें तो लोग जो है उन्हीं पौधे और जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना बहुत कम होती थी या फिर नहीं के बराबर होती थी। ऐसे ही जानवर और पौधे को वो क्या करते थे, सिलेक्ट करते। ठीक है, और वो ऐसे ही पौधे को चुनते थे जिसका दाना जो है वो बहुत ज्यादा बड़े बड़े होते थे और जिसकी डंठल है, जो जो लकड़ी होती थी वो मजबूत होती थी। ऐसे ही अनाज को वो क्या करते थे, पैदा करने में इंटरेस्टेड थे। ठीक है, ऐसे तो जो पौधे के बीजों को संभाल, जो डंठल होती है वो क्या करती है, बीजों को संभाल कर रखती है और नेक्स्ट टाइम उसको उगाने में मदद करती है। ठीक है, तो उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसकवादी होते थे, जो शांत होते थे, सुशील होते थे, उनको ही प्रजनन के लिए नेक्स्ट टाइम चुना जाता था। ठीक है, और इसके बाद हम देख सकते हैं कि जो पाले गए जानवर हैं तथा जो कृषि के लिए अपनाए गए जो पौधे हैं वो जंगली जानवरों की तुलना में और पौधों से काफी क्या है, अलग है। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें तो जंगली जानवरों का जो दांत है यहाँ पे देख सकते हैं, और जो पालतू जानवर का दांत है यहाँ पे आप देख सकते हैं, दोनों कैसे हैं, अलग अलग है ना। मतलब पालतू जानवर के जो दांत हैं वो छोटे हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो इस प्रक्रिया पर क्या हुआ, ये जो प्रक्रिया है दुनिया भर में चलती रही। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे हो रहा था। ये जो प्रक्रिया है पूरी दुनिया भर में चलती रही और करीब 12,000 साल पहले इसका बदलाव शुरू हुआ।
ठीक है। और वास्तव में जो आज हम भोजन करते हैं ये सब इसी प्रक्रिया की वजह से है कि उसको आपस से उन्होंने ऐसा एटमॉस्फेयर दिया कि उसमें काफी बदलाव आए। जो भी जानवर हम पालते हैं घरों के अंदर ये भी इनकी ही देन है। ठीक है। तो कृषि के लिए अपनाई गई सबसे पहली अगर हम फसल की बात करें तो सबसे पहली जो फसल थी वो थी आपकी गेहूं तथा जौ। अगर हम जानवरों की बात करें तो जानवरों में सबसे पहले आता है कुत्ता और उसके बाद क्या आता है भेड़ और बकरियां। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एक नवीन जीवन शैली कि किस प्रकार से किसानों ने अपने जीवन की शैली को बदला है। ठीक है। तो हम जो है ना किसी भी पौधे के बीज को क्या करते हैं बोकर अगर हम देखेंगे तो उसको बड़े होने में काफी समय लगता है। ऐसा भी हो सकता है कि उसको कुछ दिन लगे, कुछ महीने या फिर कुछ साल लग सकता है। ठीक है। तो जब लोगों ने पौधों को उगाना शुरू किया तो उन्होंने क्या किया, उसकी देखभाल के लिए वो एक ही जगह पर लंबे समय तक रहने लगे क्योंकि उनको मजबूरन रहना ही पड़ता था, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया है अब फार्मिंग करना शुरू कर दी है। तो फार्मिंग के लिए बहुत सारा टाइम समय लगेगा, इसलिए वो एक जगह पे ही रहना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। और बीज बोने से लेकर, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं खेती में, है ना, तो बीज बोने से लेकर फसल को पकाने तक, पौधे की सिंचाई करने तक, खरपतवार हटाने तक, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने से लेकर ऐसे बहुत सारे काम जो है वो शामिल थे। ठीक है। और कटाई के बाद अनाज का उपयोग वो किस लिए करते थे, अनाज को वो बहुत संभाल कर उनको रखना पड़ता था, क्योंकि इस अनाज का इस्तेमाल उनको अपने भोजन के लिए तो करना ही है, इसके अलावा बीज के लिए भी करना है, क्योंकि उनको आगे जाकर इस बीज को आवश्यकता पड़ेगी वापस से फार्मिंग करने के लिए। ठीक है। तो इसलिए लोग जो है ना काफी सोचते थे और भंडारण के बारे में भी सोचते थे कि कैसे हम स्टोर करके रख सके अनाज को। ठीक है। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर क्या पाए गए हैं, मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन पाए गए हैं, टोकरियां मिली हुई है, बुनी हुई टोकरियां, और जमीन के अंदर बहुत सारे गड्ढे भी मिले हुए हैं। ठीक है। तो बहुत सारे गड्ढे भी मिले हुए हैं। तो ये सारी चीजें जो है उनके जीवन में बदलाव नजर देखने को मिलता है हमें कि लोगों ने मिट्टी के बर्तन भी बनाना शुरू कर दिया, लोगों ने टोकरियां बनाने शुरू कर दी, लोगों ने फार्मिंग करना भी शुरू कर दी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जानवर जो होते हैं वो क्या होते हैं, चलते फिरते एक खाद्य भंडार होते हैं। मतलब कि अगर आपके पास जानवर है मतलब आपके पास खाने की कोई कमी नहीं है, क्योंकि अगर आपको एक दिन खाना नहीं मिलता है तो आप उस बकरी को या भेड़ को मार कर अपना पेट भर सकते हैं। तो बेसिकली जो जानवर होते हैं वो क्या करते हैं, बच्चे देते हैं, जिसके वजह से उनकी जो संख्या है वो बढ़ती रहती है। ठीक है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो क्या होगी, उनकी जो संख्या है वो बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। जो जानवर होते हैं वो हमें दूध भी देते हैं, है ना, जानवरों से हमें दूध भी प्राप्त होता है। तो भोजन के लिए जानवर जो है ना एक बहुत अच्छा एक स्रोत है। और यही नहीं, जानवर जो है हमें मांस भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो दूसरे शब्दों में अगर हम पशुपालन के भंडारण का एक तरीका है, तो जो पशुपालन है ना वो क्या है, एक भंडारण का तरीका है, मतलब एक स्टोर करने का तरीका है, खाने को स्टोर करने का तरीका है कि किसी परिस्थिति में अगर बाय चांस खाना नहीं मिला तो ये जो एनिमल है वो हमारे बहुत सारे काम आ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आओ अब हम देखें आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में जानते हैं। मतलब कि जो कृषक है, पहले के जो कृषक और जो पशुपालक है उसके बारे में हम जानेंगे। तो पेज नंबर 12 हमने पहले भी देख चुका है। जो मैप है उसमें बहुत सारे ब्लू कलर के क्या दिए गए हैं, वर्ग दिए हैं, वर्ग मतलब से बॉक्स दिए हैं। और ये जो बॉक्सेस है वो ये चीज को दर्शाता है कि जितने भी हमारे पुरातत्व वाले थे हैं उनको क्या मिले हैं, कृषक होने के और पशुपालक होने के एविडेंस मिले हैं कि भाई कृषक लोग रहे हुए होंगे और पशुपालक लोग भी रहे होंगे। ठीक है। ये जो है पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं, ऐसे नहीं है कि पर्टिकुलर किसी प्लेस में ही पाए गए हैं। ठीक है। सारे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं और ये ऐसे एविडेंस हैं कि जहां पर कृषक होने के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण जो एरिया है वो कौन सा है,
पश्चिमोत्तर क्षेत्र है जो कि कश्मीर में आता है और दक्षिण भारत में भी ये पाया गया है। ठीक है, तो बेसिकली जो कृषक है और जो पशुपालकों की क्या होती थी, बस्तियां थी या फिर बस्तियां नहीं थी, वो हमें नहीं पता है। बट जांच के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। जो वैज्ञानिक हैं वो क्या करते हैं कि बहुत सारे पौधों का अध्ययन करते हैं, जो भी वहाँ पे हड्डियां मिली है उसको वो क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन लोगों को वहां पर जले हुए अनाज के भी क्या मिले हैं, एविडेंस मिले हैं। तो इससे वो क्या दिमाग लगाते हैं कि हो सकता है कि ये अनाज को, या तो ये जो अनाज है वो गलती से जल गए होंगे या फिर इस अनाज को जानबूझकर जलाया गया होगा। हो सकता है कि वो जानबूझकर ही क्या करते होंगे, अनाज को जलाते होंगे और जलाकर शायद खाते होंगे। ठीक है, तो वैज्ञानिक जो है ना इन अनाजों के दानों से पहचान कर सकते हैं कि जो अनाज का दाना है वो कौन से अनाज का है, गेहूं का है या चावल का है। ठीक है, तो इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारे फसलें जो है वो उगाई जाती रही होगी। और जो वैज्ञानिक है उन्होंने बहुत सारी हड्डियों को भी पहचान की है कि कौन से हड्डियां ये है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं स्थायी जीवन की ओर। तो हमने देखा कि किस प्रकार से जो शिकारी है वो किसान बने, फिर पशुपालक बने, फिर उन्हें खेती करना स्टार्ट किया। अब वो क्या चाहते हैं, एक स्थायी जीवन चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया में ही उनको अब रहना पड़े। ठीक है, तो धीरे धीरे वो कहाँ जा रहे हैं, स्थायी जीवन की ओर। तो जितने भी पुरातत्व वाले हैं उनको कुछ ऐसे पुरास्थल मिले हैं, ऐसे कुछ पुराने प्लेसेस मिले हैं जहां पर झोपड़ियां और घरों के होने के क्या मिले हैं, एविडेंस मिले हैं। तो ये एविडेंस कहाँ पर मिले हैं, बुर्ज होम में, जो कि अभी एट प्रेजेंट कहाँ पर है, कश्मीर में है। और वहां के जो लोग क्या करते थे, गड्ढे के नीचे अपना घर बनाते थे। गड्ढे के नीचे, फॉर एग्जाम्पल एक गड्ढा है तो उसके नीचे क्या करते थे, वो अपना घर बनाते थे। और उसमें उसको क्या कहा जाता है, गर्तावास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गर्तावास कहा जाता है। और घर पे उतरने के लिए वो क्या लगाते थे, उसमें सीढ़ियां भी लगाते थे। क्या लगाते थे, उसमें सीढ़ियां भी होती थी। और मोस्टली ये जो घर है वो ठंडी के मौसम में ही क्या देते थे, सुरक्षा प्रदान करते थे। ठीक है, तो जो पुरातत्व वाले हैं उनको ना झोपड़ी के अंदर और झोपड़ी के बाहर क्या मिले हैं, आग के एविडेंस मिले हैं, मतलब आग जलाने की जगह मिली है। तो ऐसा ये दिमाग लगाते हैं कि हो सकता है वो लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर और घर के बाहर क्या करते होंगे, खाना पकाते होंगे। जैसे कि आप गांव में भी देख सकते हैं, गर्मी के मौसम में मोस्टली जो खाना होता है वो घर के बाहर खुले में ही बनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो बहुत सारी जगहों में क्या मिले हैं, पत्थर के औजार भी मिले हैं। और इनमें से जो पत्थर हैं वो पुरापाषाण काल में जो मिले हुए पत्थर है उनसे काफी अलग है। तो इसीलिए इन पत्थरों के अलग होने की वजह से इसे नवपाषाण युग माना गया है। ठीक है, और उनमें ऐसे भी औजार है जिनमें बहुत ज्यादा क्या होती है, धार की गई है, उसमें बहुत सारे पॉलिश चढ़ाई गई है। और उसी टाइम पे ओखली और मूसल का भी प्रयोग किया गया है। अपने गांव में देखा होगा, ओखली और मूसल का जो इस्तेमाल होता है वो अनाज को कूटने में, पीसने में और वनस्पतियों से प्राप्त होने वाले चीजों के लिए किया जाता था। और आज 1000 साल हो चुके हैं इसके इन्वेंशन में, तो भी ओखली और मूसल का प्रयोग आज भी आप घरों में देखते होंगे, चटनी वटनी पीसने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसी तरह प्राचीन जितने भी औजार का जो निर्माण है वो होता रहा है और उसमें बहुत सारे प्रयोग भी लगातार होते रहे हैं। और जो कुछ औजार हैं वो हड्डियों से भी बनाए जाते थे, सिर्फ पत्थरों के नहीं, इसके अलावा हड्डियों के भी औजार जो है वो बनाए जाते थे। चलिए आगे देखते हैं। आप इस मटके को देख सकते हैं। तो ये जो मटका है वो मिट्टी का मटका है। और नवपाषाण काल में ये जो पूरा स्थल है, जो भी पुराने पुराने स्थल है जहाँ पे कुछ एविडेंस मिले हैं, तो वहां पर मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। और ऐसे भी मिट्टी के बर्तन हैं जिसमें कुछ ना कुछ डिजाइन किया गया है, अलंकरण किया गया है। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि बर्तनों का जो उपयोग है वो चीजों को रखने के लिए किया गया जाता होगा
और धीरे धीरे हो सकता है कि इन्हीं बर्तनों का जो इस्तेमाल है वो खाना बनाने के लिए भी किया जाता होगा। ठीक है, उस टाइम पे जो लोग हैं वो चावल, गेहूं, दलहन जैसे अनाज अपने खानों में शामिल कर चुके थे और उनकी जिंदगी का ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। ठीक है, इसके अलावा जो लोग हैं वो कपड़े बुनना भी शुरू कर चुके थे और कपड़ों के लिए उनको सबसे इम्पोर्टेंट पौधे की जरूरत होती थी, वो था कपास। ठीक है, तो कपास भी उगाने जाने लगे थे उस टाइम पे। तो ये जो परिवर्तन है हर जगह पे एक साथ में नहीं हुआ। जरूरी नहीं है कि गुजरात में चेंजेस आए तो महाराष्ट्र में भी आए, यूपी में भी आए, मध्य प्रदेश में भी आए। ऐसा नहीं है, जो बदलाव है वो कई जगहों पर अलग अलग तरीके से हुआ। एक तरफ जहां पर लोग क्या करते थे, स्त्री पुरुष शिकार ही करते थे और भोजन संग्रह का ही काम करते थे, वहीं दूसरी तरफ लोगों ने क्या किया था, हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे उन्होंने खेती करना शुरू कर दी थी और पशुपालन को करना शुरू कर दिया था। बहुत सारे जो लोग हैं वो मौसम के अनुसार उन्होंने अपनी जीविका को बदला और जीविका को चलाना स्टार्ट किया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो जो बदलाव है वो बहुत धीरे धीरे हुए, एक साथ में बदलाव नहीं हुए। कहीं कहीं पे लोग अभी भी शिकार ही कर रहे थे, कहीं कहीं पे लोगों ने खेती करना और पशुपालन करना स्टार्ट कर दिया और कहीं कहीं पे लोगों ने मौसम के मुताबिक अपनी जीविका को चलाना स्टार्ट किया। अब यहाँ पे सूक्ष्म निरीक्षण दिया हुआ है और इसके बाद आपका टॉपिक जो है वो खत्म हो जाएगा। तो मेहरगढ़ में जीवन और मृत्यु के बारे में बताया गया है। तो बेसिकली ये जो मेहरगढ़ है, ठीक है, तो ईरान में जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण एक रास्ता है। ठीक है, जो कि कौन से दर्रे के पास पड़ता है, बोलन दर्रे के पास पड़ता है और ये जो एरिया है बहुत ही हरा भरा एक समतल स्थान है। तो मेहरगढ़ में बेसिकली वो स्थान है जहां पर स्त्री पुरुषों ने क्या किया था, स्त्री और पुरुष दोनों ने मिलकर सबसे पहले खेती करना स्टार्ट की थी और उन्होंने सबसे पहले जौ उगाया, गेहूं को उगाया और उसके बाद उन्होंने भेड़ बकरियों को भी पालना सीखा था। ठीक है, यहाँ के जो लोग हैं वो विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली है मेहरगढ़ में और उसमें कौन से जानवर है, जैसे कि हिरण की हड्डियां मिली है, सुअर की हड्डियां मिली है, जंगली जानवरों की हड्डियां मिली है, भेड़ और बकरियों की हड्डियां भी मिली है। तो ऐसा माना जाता है कि हो सकता है कि वो इसका इस्तेमाल खाने में करते होंगे। ठीक है, मेहरगढ़ के जो घर हैं वो कैसे हैं, चौकोन है या फिर आयताकार है। ठीक है, और 4 घर हैं, 4 टोटल, एक घर में टोटल 4 कमरे हैं। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि उसमें से एक कमरा जो है वो भंडारण के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि स्टोर रूम के लिए वो उसका इस्तेमाल करते होंगे। बाकी 3 जो कमरे हैं वो उसका इस्तेमाल वो सोने वगैरह के लिए करते होंगे। ठीक है, मृत्यु के बाद जो वहाँ के लोग हैं उनका ऐसा मानना है, जो उनके सगे संबंधी है उनका ऐसा मानना है कि जो मरने के बाद जो जीवन है वो कभी भी नहीं मरता है। इसलिए वो क्या करते थे, मरे हुए इंसान को जब वो जमीन के अंदर कब्र में डालते थे तो उसके साथ वो बहुत सारे जानवरों को भी उसके साथ में रखते थे, क्योंकि उनका मानना था कि मरने के बाद जीवन खत्म नहीं होता, तो मरने के बाद अगर उसको भूख लग गई तो फिर वो क्या खाएगा। इसलिए वो क्या करते थे, बहुत सारे जानवरों को भी उस बॉडी के साथ में रखते थे ताकि उनको अगर भूख लगी तो वो खा सकते हैं, और मटके में पानी भी रखते थे ताकि अगर उनको प्यास लगे तो वो उसको पानी को पी सके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो एक कब्र में क्या मिला है, एक मृतक के साथ, मतलब कि एक मृत्यु शरीर के साथ साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। ठीक है, उनका मानना यह है कि अगर परलोक में मृतक को खाने के लिए कुछ नहीं मिला तो ये खा सकता है। ठीक है, ये फोटो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बॉडी है और उसके बाजू में 2-3 बकरियों को लिटाया गया है। तो ये मरने के बाद खाने के लिए रखा गया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये मेहरगढ़ का घर है जो कि चौकोन और आयताकार होता है। ठीक है, और बेसिकली 4 कमरे होते हैं, एक कमरा जो होता है वो स्टोर रूम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।